नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी देश से कांग्रेस का सफाया कर पाएगी और क्या यूपी में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं के लिए मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं? आज बड़ी बहस इन्हीं दो मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। विरोधियों को करारा जवाब, कहा देश के ताने बाने को बिगाड़ने की हो रही है कोशिश, हिंसा के पीछे वोट बैंक की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार, कहा 60 साल तक काम नहीं करने वाले 60 दिन में मांग रहे हैं काम का हिसाब। पीएम मोदी ने नए बीजेपी अध्यक्ष की थपथपाई पीठ, कहा अमित शाह लोकसभा चुनाव के मैन ऑफ द मैच। डब्ल्यूटीओ के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा पार्टी ने गरीबों का छीना निवाला, सिर्फ दुनिया की वाहवाही के लिए नहीं करेंगे काम। पीएम मोदी ने विरोधियों पर उठाए सवाल, पूछा सिर्फ हमारे लिए कसौटी का अलग पैमाना क्यों, हर चुनौती का सामना करेगी सरकार। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह ने रखा मिशन विधानसभा का एजेंडा, कहा जीत की आदत डाले बीजेपी कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक खिलाए कमल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नीतीश लालू पर निशाना, कहा सत्ता के लिए लालू की गोद में बैठ गए नीतीश, गठबंधन पूरी तरह नैतिक। अमेरिका के विदेश मंत्री चक हेगल ने की भारत की तारीफ, कहा सिर्फ भारत में ही चाय वाले का बेटा बन सकता है प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ खराब संबंधों पर जताया खेद, कहा विदेश सचिवों की बातचीत से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद। और इंडिया न्यूज पर आज रात 9:30 बजे देखिए अर्धसत्य, समाज की तल्ख, सच्चाइयों की बारीक पड़ताल। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 16 मई से 25 जुलाई के बीच यूपी में करीब 605 दंगे हुए। इनमें से 400 दंगे उन 12 विधानसभा में या आसपास हुए हैं जहां आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। तो क्या दंगे सियासी साजिश के तहत कराए जा रहे हैं? यूपी में करीब 605 दंगे हुए। इनमें से 400 दंगे उन 12 विधानसभा में या आसपास हुए हैं जहां आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। तो क्या दंगे सियासी साजिश के तहत कराए जा रहे हैं? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि ये दंगे साजिश के तहत ही हो रहे हैं और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह का दिमाग है। ये उन्होंने इशारों में कहा है। हालांकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी और शाह दोनों ही दंगों की सियासत करने का आरोप समाजवादी पार्टी पर मढ़ चुके हैं। ऐसे में अब ये बड़ी बहस का सवाल है कि राहुल गांधी के आरोप में आखिर कितना दम है। अमित शाह को बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी तो अमित शाह ने ललकारते हुए कह दिया कि पूरे देश से कांग्रेस के सफाए का वक्त आ गया है। जिसके बाद सवाल ये भी है कि क्या मोदी और शाह की जोड़ी पूरी तरह से कांग्रेस का खात्मा कर पाएगी? एक युवा कार्यकर्ता जिसका नाम है श्री अमित शाह, उनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मैं सौंप रहा हूं। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और मोदी के सामने ही उनके बेहद करीबी अमित शाह की अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो रही थी। परिषद में किस तरह मोदी शाह के युग की नई शुरुआत हुई, ये जानने से पहले सुनिए दोनों नेताओं के ये दो बयान। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश में सुशासन ला सकती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो देश को कल्याण राज्य दे सकते हैं। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। मतलब साफ है और वो ये कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही सरकार और पार्टी की खेवनहार है। इसकी तस्दीक बाहर का ये पोस्टर भी कर रहा है। एक तरफ अटल आडवाणी यानी गुजरा हुआ युग और दूसरी तरफ मोदी अमित शाह यानी नया युग। अगर ये जोड़ी बीजेपी का नया अगुवा है तो इसका एजेंडा भी सुन लीजिए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये न समझे कि भारत कांग्रेस मुक्त हो गया है। कई हिस्सों में पार्टी को मजबूत करना अभी बाकी है, पार्टी को पहुंचाना अभी बाकी है। मैं हैरान हूं
जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए, वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस के बाद एजेंडे पर दूसरा बड़ा मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, और चिंताजनक इसलिए हुई है कि वहां की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एक तरफा काम कर रही है। राजकीय विरोधियों पर गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था के मसले को धर्म के आधार पर नापने का ट्राई हो रहा है। जो लोग इतने घोर पराजय के बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश इसलिए भी दोनों की जुबान पर आया क्योंकि सुबह ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं के लिए मोदी शाह को इशारों में जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। जानबूझकर देश में खासकर उत्तर प्रदेश में नकली तरीके से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। ये देश के गरीब लोगों को बांटने और भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है, ताकि लोग असली दुश्मन असमानता, गरीबी, बेरोजगारी से एकजुट होकर नहीं लड़ पाएं। राहुल गांधी का अटैकिंग मोड में आना फिजूल की बात है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति करने वाला सबसे बड़ा कोई दल है तो वो कांग्रेस है। अब कुछ बुनियादी सवाल ये कि क्या मोदी और अमित शाह के चलते यूपी में हिंसा बढ़ी है, और क्या मोदी और अमित शाह पूरे देश से कांग्रेस का सफाया कर पाएंगे। दिल्ली से यतेंद्र शर्मा, राकेश कुमार सिंह के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सवाल ये है पहले हिस्से में कि क्या उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसके लिए समाजवादी पार्टी ने बार बार कहा है कि अमित शाह जिम्मेदार हैं, और अमित शाह ने इसका ठीकरा समाजवादी पार्टी के सर पर आज अपने अध्यक्षीय भाषण के अंदर फोड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की ज्यादा उत्तरदायित्व बनता है, लेकिन क्या बीजेपी ये उत्तरदायित्व वहां पर निभा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल जुड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता और रामकृपाल सिंह जी हैं। लेकिन शहनवाज जी, सबसे पहला सवाल, हिंसा के लिए क्या अमित शाह और आपकी पार्टी जिम्मेदार है? सरकार है समाजवादी पार्टी की, लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जगह सिर्फ जब भी कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी लेने की जगह सिर्फ जिम्मेदारी बीजेपी पर थोप देते हैं। आप सरकार में हैं, सिर्फ बीजेपी के नेताओं का नाम लिखकर और बीजेपी को बदनाम करके अपनी जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। हम पर ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के समर्थन से जीत कर आई है। 73 सीट उत्तर प्रदेश में जीत कर आई है, और 73 सीट जीतने के बाद जो आज मोदी जी ने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, किसी भी शर्त पर हिंसा स्वीकार नहीं है, और हमारी भी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे वहां 73 सांसद आए हैं। और ये पता है, कोई भी अगर राजनीतिक पंडित होंगे तो उनको इस बात का जरूर ज्ञान होगा कि जो पार्टी 80 में से 73 सीट जीतती हो वो विधानसभा का चुनाव भी जीतेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव के लिए आप दंगे नहीं करवा रहे हैं? उत्तर प्रदेश नहीं, हम लोग देखिए, ये तो बहुत पुरानी थ्योरी है कि जब भी कहीं पर दंगे फसाद हो बीजेपी का नाम ले लो। यही काम कांग्रेस करती थी, और कांग्रेस की जो एलआई है समाजवादी पार्टी, वो अब हुकूमत में है। तो दंगा रोकिए, आपको लोगों ने हुकूमत करने के लिए आपको सरकार दिया है, इतना अपार बहुमत स्टेट में दिया है। अगर हमसे अपेक्षा करते हैं कि केंद्र में हम अच्छा काम करें, तो आपसे भी वहां की जनता अपेक्षा करती है कि आप कानून का राज स्थापित करें। कई मामलों में अपराध बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, और चीजें बढ़ी हैं, लेकिन ये जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है
इसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द चाहती है, हम भाईचारा चाहते हैं, हम वहां एकता चाहते हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे अपने भाषण में कहा कि किसी भी शर्त पर हिंसा स्वीकार नहीं है। लेकिन जो सियासत कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जीत गई है, तो केंद्र में जीती हुई भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में क्या रोल है? अभी तो कानून का राज स्थापित करने का रोल सिर्फ समाजवादी पार्टी का है, और जो भी सहयोग इनको केंद्र से चाहिए लेना चाहिए। लेकिन अगर वहां दंगे हो रहे हैं तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर आयद करके अपनी जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप कानून का राज स्थापित कीजिए, हम लोगों को कोई दुश्वारी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं, खुद प्रधानमंत्री को ने आज कहा कि हम हिंसा के किसी भी शर्त पर हिंसा स्वीकार नहीं है। तो सीधा संदेश अपने वर्कर को दिया और कहा कि हम 73 सीट जीते हैं तो उत्तर प्रदेश में सत्ता आएगी बाद में हमें स्टेट में, लेकिन अभी भी हम पूरा सहयोग करेंगे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। आपने अच्छी बात बोली शहनवाज हुसैन जी, लेकिन आप ये बात संगीत सोम को बोल देते, हुकुम सिंह को बोल देते, ऐसे कई सारे नेताओं को बोल देते तो शायद मुजफ्फरनगर में दंगे नहीं होते। बहरहाल गौरव भाटिया साफ साफ अमित शाह ने कहा है कि मुजफ्फरनगर का दंगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लेने से हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगे की बहुत बड़ी सच्चाई है, किस तरह से वहां सांप्रदायिक आधार पर। मैं आपके पास आऊंगा, मैंने तो आपको उदाहरण दिया था शहनवाज भाई, मैंने तो आपको सिर्फ उदाहरण दिया था कि संगीत सोम और उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण सिर्फ बीजेपी के नेता का मत दीजिए, एफआईआर तो समाजवादी पार्टी के नेता, बीएसपी के लोग सब पे दर्ज है, उन सब का भी नाम लेना चाहिए, ये मेरी गुजारिश। चलिए उन सब का भी नाम लूंगा, लेकिन गौरव भाटिया साफ साफ कहा है अमित शाह ने आज अपने भाषण में कि अखिलेश सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है इस पूरे मसले पर। दीपक जी, सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप मुजरिम से पूछेंगे कि उसने कत्ल किया है कि नहीं तो वो कैसे कहेगा। आपने शाहनवाज जी से पूछा कि क्या भाजपा के नेता दंगा करा रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मैं सबसे पहले मुजफ्फरनगर दंगों की बात क्योंकि शाहनवाज जी कर रहे थे, तो आज कम से कम 10 नेता बीजेपी के आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं उनके खिलाफ और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। आपने सही कहा, संगीत सोम हो, संजीव बलिया, सुरेश रैना और बाकी अन्य जो इनके नेता है वो सब मुजफ्फरनगर में दंगे कराने में लगे थे। उसके बाद मुरादाबाद की घटना पे आएंगे। मुरादाबाद में दोनों जो भी धर्म के लोग हैं उन्होंने आपसी समझौते के तहत शांति बनाए रखी, लेकिन भाजपा के नेताओं को ये मंजूर नहीं था। वहां पे संगीत सोम ने पहुंचने की कोशिश करी, कानून तोड़ा और उसके बाद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने कहा अधिकारी को धमकी देते हुए कि हम इनसे बदला लेंगे और इनका चेहरा हमारी आंखों में छपा हुआ है। इसके बाद मेरठ की घटना, नागिन की तरह महिला के नागिन की तरह उसकी सूरत मेरी आंखों में छप गई है, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया और धमकी दी गई। फिर मेरठ में जहां संगीन अपराध होता है एक महिला के अगेंस्ट, वहां पे कहा क्या जाता है कि ये भी एक सांप्रदायिक जो है तरीके से वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है। कानून अपने हाथ में जनप्रतिनिधि लेने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि जो हमारी इंडियन पीनल कोड है उसमें भी ऑफेंसेस हैं और उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएंगे जो भी दोषी हैं, दोषी अरेस्ट हुए थे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से भाग के और खुद ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगे तब दंगे होते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जगह पे, चाहे मुरादाबाद हो चाहे मेरठ की घटना हो, तुरंत कड़े ठोस कदम उठा के उस सौहार्द के माहौल को बनाए रखे, इसी की जो है कोशिश की। लेकिन भाजपा के नेता बयान क्या देते हैं, आप अशोक सिंघल जी को देखिए, उन्होंने कहा कि एक समुदाय वर्ग को सबक मिल गया है और ऐसी ही राजनीति आगे होगी। भाजपा की सरकार ने क्या उसके खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया। उनके अपने मंत्री सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं, भाजपा कोई कदम नहीं लेती। और मैं ये बताना चाहूंगा शाहनवाज जी को, जो कहते हैं कि क्राइम बढ़ा है,
तो आज की डेट में 2012 में जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया था, जो जितने भी संगीन अपराध थे उसमें क्राइम घटा था। लेकिन भाजपा के नेता अगर इस तरह के उलूल जुलूल बयान ना दें तो शायद हम लोग देखें कि दंगे और कम हो जाए। इसीलिए मैं इतना बस विनम्र निवेदन करता हूं कि वो सरकार से कोई मदद चाहे ना करे, अपने नेताओं को कड़ी भाषा में इतना कह दें कि उत्तर प्रदेश में सौहार्द बनाए रखे, गलत बयानी ना करे और दोनों समुदाय को बांटने का काम ना करे। बस इतनी ही मदद बहुत होगी। लेकिन अमित शाह तो यह कह चुके हैं, शहनवाज जी, ये मदद क्यों नहीं कर देते आप? कह दीजिए अपने कैडर को एक सर्कुलर निकाल दीजिए, कांठ ना जाएं, मुजफ्फरनगर ना जाएं, मेरठ ना जाएं, प्रदर्शन ना करें, धरना ना करें, विधानसभा का घेराव ना करें। पूरा यूपी, यानी हम लोगों की पूरा यूपी छोड़ दें, यूपी से कार्यकर्ता बाहर आ जाएं, इनको पूरी आजादी दे दें, घूमने पर पाबंदी लग जाए, कहीं जाने का अधिकार छिन जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की हुकूमत है तो सबको बाहर लाके कार्यकर्ता को दिल्ली में रख लें। क्या ये चाहते हैं आप हमसे? सवाल ये है कि जब यहाँ सपा के प्रवक्ता जी ने कहा तो उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ बीजेपी में खोट निकाली। आजम खां किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, पिछली बार किन किन लोगों की तकरीर हुई और किन की तकरीर के बाद वहां पर दंगा भड़का, एक बड़ा डिबेट है। आज समाज को कैसे बांटा गया, समाजवादी पार्टी के मंत्रियों ने किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग किया, किस तरह से समाज में विस्फोटक स्थिति बनी। आप क्या अपेक्षा करते हैं? आप कहते हैं कि क्राइम घट गया है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां रजिस्टर्ड नहीं होता क्राइम। अगर जहां क्राइम, आप कहते हैं कि आप क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए एफआईआर कराने जाता है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती, और उसके साथ ऐसी कई घटना आपने अपने टीवी चैनल पे दिखाया है। आज अगर शाबाशी आप देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया कानून का राज है, और खुद मुलायम सिंह जी का बयान आया, तो भाटिया जी के बयान को माने या मुलायम सिंह जी के बयान को? उन्होंने तो कहा उत्तर प्रदेश बड़ा राज है इसलिए क्राइम की संख्या ज्यादा दिखती हमें, और ये बाज़ाब्ते पार्लियामेंट के बाहर निकलकर उन्होंने बयान दिया। आज हमारे बयान को माने या मुलायम सिंह जी के बयान को? उन्होंने तो कहा उत्तर प्रदेश बड़ा राज है इसलिए क्राइम की संख्या ज्यादा दिखती हमें, और ये बाज़ाब्ते पार्लियामेंट के बाहर निकलकर उन्होंने बयान दिया। आज हमारा सवाल है कि अमित शाह जी ने आज बात कही, खुद प्रधानमंत्री, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, समाजवादियों के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। आज वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जब कहा कि हिंसा स्वीकार नहीं है किसी भी शर्त पर, क्योंकि विकास के लिए अगर हिंसा होगा तो डेवलपमेंट रुकेगी, इतना सीधा संदेश नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो उसका स्वागत करना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को और कटघरे में खड़ा करना चाहिए? किन लोगों का बयान आपको दिखा दें? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिया है, आप सरकार में हैं, आपको संयमित बयान देना चाहिए था। जब चुनाव हो, जब भी उत्तर प्रदेश में आज तनाव है, क्यों तनाव है? आप हुकूमत में, आप लॉ एंड ऑर्डर का राज, कानून का राज स्थापित कीजिए, किसने रोका है? लेकिन आप सिर्फ कहीं पर तनाव होगा बीजेपी के नेता का नाम लिख लेंगे। और जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा कि अशोक सिंघल जी ने बोला, फिर किसी अन्य नेता का बोला। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा स्वीकार नहीं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करेंगे। आप हमारा कोई सहयोग नहीं ले रहे? क्या मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश यादव जी ने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई? क्या कोई सुझाव लिया? सिर्फ बीजेपी के नेता के मूवमेंट को बंद कर दो, समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम घूमे सड़क पर और बीजेपी के नेता जाएं, तो आप हमारा हक है कि नहीं? हमारे अध्यक्ष को, हमारे विधायकों को, हमारे नेता को, क्या जहां पर कोई तनाव है उस जगह जाकर शहनवाज भाई का हक है कि नहीं? शहनवाज भाई, आपने अपनी बात रख दी। हम गए तो आप कहते हैं कि नहीं, हम तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने गए। आपने अपनी बात रख दी, लेकिन यहाँ पर मैं इतना जरूर जोड़ूंगा कि मोदी जी ने ये भी कहा है अपने भाषण के अंदर कि जो राजनीतिक पार्टियां हार गई हैं चुनाव बुरी तरह से, वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा कर रही हैं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरव भाटिया, ये निशाना सीधा आपकी पार्टी पर है। ये निशाना किस लिए है दीपक जी? ये निशाना इसलिए है कि मुजफ्फरनगर में दंगे करा के
अपनी राजनीति सेकने वाली भाजपा को दिखाई दे रहा है कि आप बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं 12 जगह उत्तर प्रदेश में, तो किस तरह से वहां पे सांप्रदायिक राजनीति की जाए। और शाहनवाज जी को मैं ये बताना चाहूंगा, वो कहते हैं सर्वदलीय बैठक नहीं होती। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई विधानसभा में तो इनके नेता वहां पे उपस्थित ही नहीं थे, इनको ये जानकारी नहीं है। और उसके बाद सर्वदलीय बैठक तो आप बाद में करिएगा, जब संगीत सोम मुरादाबाद की तरफ कूच करते हैं तो क्यों नहीं इनका हाई कमांड कहता है कि वहां मत जाइए क्योंकि वहां मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। क्यों नहीं बताया जाता संगीत सोम और सुरेश रैना को कि वहां पे धारा 144 लगी है, स्थिति को नियंत्रित हो जाने दीजिए और तब हम सरकार से बात करेंगे। ये सब बड़े सवाल हैं इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर कि ये लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। इसके बाद तीसरी बात मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि इनके जितने भी बड़े नेता हैं, और मैं सिर्फ उनका, मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूं, जो भी वक्ता बीच में आ रहे हैं आपको मौका मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर पूरे देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए और सांप्रदायिक बात करने के लिए मुकदमे चल रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे भाजपा के वरिष्ठ नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बृजभूषण सिंह हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या सुरेश अंगद हो, ये सब इतिहास नहीं सुनना है और इन सब के खिलाफ चल रहे हैं और किसी पार्टी के लिए नहीं चल रहे हैं। आप जरूर गिनाइएगा, लेकिन उससे आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी। उंगली मेरे ऊपर उठाने से आप स्वच्छ नहीं हो जाएंगे। नाम गिना देता हूं, समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा आपराधिक तत्व समाजवादी पार्टी के विधायक के बाद किसी और पे उंगली उठाइए। नाम गिनाने पूरी पोथी पढ़नी पड़ेगी समाजवादी पार्टी के नेताओं की। आप पोथी में अपराध में लोग हैं, आपको भी मालूम है। सिर्फ आपकी आदत है कि आपको लगता है शहनवाज भाई आंकड़ों का बड़ा गुमान रहता है, हमारे पास जानकारी नहीं है, हमारे आंकड़े ये कहते हैं। अगर मुकदमा चल रहा है पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध प्रवृत्ति के अगर विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी के हैं। अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में मत जाइए, उत्तर प्रदेश में डिबेट में रहिए। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़िए और देखिए उत्तर प्रदेश में, गुजरात में अपराध उत्तर प्रदेश के दोनों अपने बात कर रहे हैं, अंपायर को जोड़ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक 2 रेफरी को जोड़ लेते हैं। शहनवाज जी और गौरव भाटिया जी 2 रेफरी को जोड़ लेते हैं। रामकृपाल जी हैं और हमारे साथ आलोक मेहता जी है। रामकृपाल जी, सबसे पहले आपके पास, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की रिस्पांसिबिलिटी है, बीजेपी का दंगों में कोई हाथ है? दीपक जी जो जमीनी सच्चाई को जानते हैं, पहली बात तो दोनों पार्टियां अच्छी तरह से जानती हैं कि इसमें दोनों ही पार्टियां बराबर की दोषी हैं। दोनों ही पार्टियां बराबर की दोषी हैं। आज अमित शाह जी का जो बयान था, उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल बात कही थी, जो मैं कहूंगा कि मोदी जी से ज्यादा अच्छी तरह से वो आरोप लगाते हुए, दूसरों पर आरोप लगाते हुए अपनी पार्टी की तरफ भी इशारा कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को भी बता रहे थे कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी है उसके लिए ये अखिलेश की सरकार जिम्मेदार है, सब कुछ है, लेकिन 73 सीटें 80 में 73 एमपी हमें उस स्टेट ने दिया था, हमारी भी जिम्मेदारी है। साथ साथ उन्होंने एक और बात कही थी कि हमारे कार्यकर्ता अब तक प्रतिरोध की राजनीति करते रहे हैं, इसे बदलना होगा। अब एक सहयोग की राजनीति की तरफ जाना होगा, चूंकि हम सत्ता में बैठे हैं। एक केंद्र में सत्ता में बैठा हुआ है, एक स्टेट में सत्ता में बैठा हुआ है। और दीपक जी, मैं 1990 के एक उस तमाम क्षण को देखा हुआ है मैंने, अयोध्या में जो कुछ हुआ था, जैसे हुआ था, और कैसे यही आरोप प्रत्यारोप का दौर था, और कैसे देखते देखते मुलायम जी सत्ता में थे, मुलायम जी की सत्ता चली गई। सिर्फ इतना ही है दीपक जी, हंसिया अगर गला काटे तो हथियार है, और अगर फसल काटे तो औजार है। ये राजनीतिक लोग उसका प्रयोग बखूबी करते हैं, और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उसको सिर्फ सांप्रदायिक जुनून में ला करके ऐसा रख दिया गया कि वो किसी की तरफ से किसी को 73 सीटें दे देती है। ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं से ये चीजें अचानक नहीं शुरू हुई है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक ये चीजें शुरू हुई हैं। इसके पहले भी शुरू हुई थी। 1990 याद कीजिए क्या था, कैसे शुरू हुआ था।
मैं फिर कहता हूं, और बीजेपी की तरफ से भी मैं ये बात कर रहा हूं कि कहीं न देखिए, इन 75 दिनों में जो चीज मैनिफेस्टो में नहीं थी वो उभर करके केंद्रीय बिंदु पर पहुंच रही है। मैं अपेक्षा रखता था कि जो चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे खुद प्रधानमंत्री हो, एक कड़े सुर से ये बोलेंगे कि नहीं, मैनिफेस्टो में कुछ चीजें प्रायोरिटी पर हैं, पहले हम उसकी तरफ जाएंगे, ये 370 बनाएंगे। जब आपका मंत्री, कार्यकर्ता कोई बोले तो नहीं, लेकिन एक आपका मंत्री कहता है कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और आप उसे टाल देंगे, तो ये मत सोचिए, ये तो ऐसा ही है जैसे एक तीली जलाता है एक आदमी, एक तरफ पानी है वो पानी की तरफ फेंकता है, एक तरफ बारूद बिछी है किधर फेंकता है। तो आप मत कहिए कि हमने तो तीली जला के उसे बुझाया था, आपने फेंका कहां है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो राजनीति हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे और भी किसी जगह पे हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, इससे 2014 के चुनाव में जनता ने यह साफ कर दिया, वोटर ने साफ कर दिया है, उसने धर्म जाति सबसे ऊपर उठ के वोट दिया है डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को अभी भी लगता है कि हो सकता है 10% इससे भी वोट आ जाए, चलो ये सांप्रदायिक राजनीति कर लो, जात की राजनीति कर लो। मैं कहता हूं कि जैसे कोई भी स्थायी जीत नहीं होती, राजीव गांधी की भी जीत मैंने देखी थी, और जनवरी में वो इतनी बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से जीते थे, लेकिन ठीक मार्च में चुनाव हुआ था कर्नाटक में, कर्नाटक की जनता ने जनवरी में राजीव गांधी को दिया था और मार्च में उसी जनता ने रामकृष्ण हेगड़े को अपना नेता चुना। तो किसी को भी जीत का अहंकार नहीं होना चाहिए और किसी को पराजय की खींच नहीं होनी चाहिए। मुझे उस दिन दुख हुआ जिस दिन राहुल जी वेल में कूदे और सारी पॉलिटिकल पार्टी आरोप प्रत्यारोप करती रही, लेकिन कभी एक सुर से सबने ये कहा होता कि चलो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा इस देश के लिए नासूर है। चलो हम मिल करके एक कदम उठाएंगे, इस पर कुछ करेंगे, तो मुझे लगता कि सबको, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, राष्ट्रीय चिंता है। लेकिन यहां जिस तरह से बहस हो रही है, ये तो आदिकाल से मैं सुनता आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी कहेगी सारा बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी कहेगी सारा समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। नतीजे उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूं, माफी चाहता हूं, दोनों को कम से कम उन लुम्पेन एलिमेंट से जिनके बारे में आप समर्थन खुलेआम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मौन हैं और उनको नहीं रोक रहे हैं, चाहे वो आपके एसपी के समाजवादी पार्टी के सोकाल कुछ बड़े आजम खां जैसे नेता भी जिस तरह का भाषण देते हैं, और कांग्रेस के भी लोग जिन्होंने कहा था बोटी बोटी काट डालेंगे वो भी होते हैं, और बीजेपी की तरफ से जिस तरह की आ रही है, कृपया ये आप देखिए कि ये जो लोग निकलेंगे, अगर ये आपके काबू में नहीं आएंगे तो ये सांप्रदायिक माहौल और आगे बढ़ेगा। होना ये चाहिए कि आप सब लोग सत्ता में हैं, आप लोगों के देश की कमान है, कृपया ठीक है मतभेद आपकी अपनी जगह पर हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ करके ये देखिए कि देश में सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है। उसके लिए ये कहने से काम नहीं चलने वाला कि इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदारी आप सबको लेनी होगी, जिम्मेदारी सबको लेनी होगी। इसी बात पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़े होंगे और साथ ही साथ आलोक मेहता जी से भी उनकी टिप्पणी लेंगे। और हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा कि क्या कांग्रेस को साफ कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस मुक्त भारत दे पाएगी, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का मानना है कि अभी भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो पाया है। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी कांग्रेस का सफाया कर पाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है अमित शाह को कि अभी भी कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया नहीं हो पाया है। भले से मुख्य विपक्षी दल वो न बन पाई हो, उसको लोकसभा के अंदर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा न मिला हो, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन अपना न ला पाई हो। आलोक मेहता जी, मेरा पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल न बन पाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और क्या कांग्रेस का सफाया होना अभी भी बाकी है जैसा अमित शाह कह रहे हैं? देखिए दीपक जी, दो बात, ये बात सही है कि इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ी पराजय मिली है, लेकिन लोकतंत्र में जो अभी रामकृपाल जी कह रहे थे, ये अहंकार कोई दल कर नहीं सकता है। 6 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी, साल भर बाद क्या होगा, इसलिए ये कहना कि सफाई, ये ठीक है कि लक्ष्य रखना। अमित शाह जी ने जो आज कहा कई राज्यों में दक्षिण भारत का, और आप देखिए उन्होंने खुद माना भी है कि 31% वोट, 31% वोट मतलब 70% वोट अभी भी अलग है, बटा हुआ है, वो कांग्रेस के साथ नहीं है लेकिन और दलों के साथ है। इसलिए भाजपा को भी अभी बड़ी मेहनत आगे भी जारी रखना होगा। इस बार वो भी मानते हैं, आप भी हम मानते हैं कि मोदी लहर थी इसलिए जीता, संघ का समर्थन था इसलिए जीता।
इसलिए ये भी एक बड़ा तथ्य है कि हिंदुत्व के एजेंडे को जहां जहां जिन राज्यों में पहले उतना अधिक हावी नहीं किया गया, लेकिन नीचे के स्तर पर दीपक जी होता क्या है, यदि गृह मंत्री आपका कौन है, आपका मुख्यमंत्री कौन है, मैं दोनों तीनों सब पार्टियों के लिए हूं, कांग्रेस पर भी लागू होता है। मैंने देखा है कि जमाने में कांग्रेस के ऐसे नेता हों जो सोचते हैं भाई ठीक है इतना इस हद तक दंगे के बाद नियंत्रित हो जाएगा तो कुछ स्थिति हमें लाभ मिलेगा, वही स्थिति आज भी है। हुआ यह है जिस तरह से मुजफ्फरनगर की घटना हुई, मुरादाबाद घटना हुई, ये मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह कहते हो हेलो तुम इतने वहां पर दंगा कर देना, या मुलायम सिंह जी या अखिलेश कहते हैं। होता यह है कि उनके नाम, उनके नीचे जो लोग हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। जैसे हम जानते ना कि यदि संपादक रामकृपाल जी आप हैं, हम कोई रिपोर्टर सोचता है भाई दीपक जी तो मुझे प्रोटेक्ट कर ही देंगे, अब मैं जो चाहे किस तरह से बात करके आ जाऊं, या मैं क्या इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, कभी अच्छी स्टोरी करने के लिए भी कर सकता है लेकिन किसी को ध्वस्त करने के लिए भी पूरी ताकत लगा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको नियंत्रित करने के लिए कोशिश करें, केवल यह न कहें कि नहीं दूसरा जिम्मेदार है, जो अभी रामकृपाल जी कह रहे थे। असली प्रॉब्लम जहां लठेत होते हैं, जहां बंदूकधारी होते हैं, और पुलिस खास करके यूपी में पुलिस बहुत अधिक सांप्रदायिक होती रही है, 67 से इतिहास है। और आप देखिए इसीलिए मतलब उस समय के लोग हो सकता है ज्यादा उतने जिम्मेदार न हो, आज ज्यादा जिम्मेदार हों, लेकिन जहां जहां गृह विभाग इसीलिए भाजपा के लोग लेते थे कि भाई उससे हमारा नियंत्रण होगा, शिक्षा विभाग लेते थे जब सम्मिश्र सरकारें होती थी, सारे शिक्षकों पर जो ठप्पा लगवाते उनसे हमारा सहयोग होगा। अब यदि डेमोक्रेटिक ढंग से चले, जो अमित शाह जी ने कहा है बूथ पर अपना हो, तो कांग्रेस का संगठन चरमराया हुआ है। और राहुल गांधी आज तक तो मैं मानता हूं कि वो एनजीओ की तरह चला रहे हैं, इसलिए वो तो संगठन को मजबूत नहीं कर सकते। अमित शाह जो यूपी में 96 में मानता हूं कि बूथ मैनेजमेंट की कोशिश हुई, जो लेफ्ट पार्टीज बंगाल में करती रही है, आज यदि वो और राज्यों में भी उसको बढ़ा लें, बिहार में, हरियाणा में आज उनको वापस फिर से सत्ता में यदि आना है, पंजाब में आना है, दूसरे राज्यों में अपना प्रभुत्व यदि बढ़ाना है बीजेपी को अपने बल पर, तो उनको संगठन मजबूत करना होगा। लेकिन डंडे का सहारा भी, बंदूक का सहारा जहां ले रहे हैं, उनको जो मोदी जी ने कहा हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, वो सच में नीचे इंप्लीमेंट करना होगा, सच में इंप्लीमेंट करना होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे वंशवाद की राजनीति की हार थी, ये कहा है अमित शाह ने। आपको लगता है गौरव भाटिया आपकी पूरी पार्टी साफ हो गई और सिर्फ घर के लोग जीत कर आए? दीपक जी इतना जरूर कहूंगा, मैं सुन रहा था रामकृपाल जी को भी, और कहीं ना कहीं जो भी अच्छा काम हुआ वो जनता तक हम लोग नहीं पहुंचा पाए। और उसके बाद जरूरत इस बात की है कि हमने भी अपनी पार्टी में मीटिंग करी और अपनी कमियों को जाना है, और उसके बाद हर तरह से, जैसे एक कानून व्यवस्था को लेके हमारे जो विरोधी हैं वो भी इस मसले को उठाते थे, तो मुख्यमंत्री जी ने इस पे विशेष ध्यान देके और इसमें बहुत से सुधार किए हैं। चाहे वो अभी और पुलिस कर्मियों की भर्ती हो, चाहे वो नया कंट्रोल रूम बनाना, और जो भी विमेन्स पावर लाइन लाएंगे, और सारे अधिकारियों को कहा है कि वो खुद ग्राउंड पे जाके स्थिति का जायजा लेके तुरंत आदेश दिया करे, जिससे कि सुधार आया है। और ये बात जरूर है कि चुनाव जो है 1984 के में कांग्रेस आई और उसके बाद उसी कांग्रेस का सफाया हो गया, तो भाजपा को भी आज जो घमंड है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आगे उनको बहुत महंगा पड़ेगा। हम अपनी जमीन को आंक रहे हैं, सुधार ला रहे हैं, और जनता ने जो हमारे अच्छे काम हैं जिनके अब परिणाम सामने आ रहे हैं वो भी देखे जाएंगे। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, पिछली सरकार ने पत्थर, मूर्तियां और करप्शन से पूरे प्रदेश को भर दिया था। आज एक स्वच्छ सरकार आई, कोई भी करप्शन का मामला नहीं हुआ। आज 2.25 साल हो गए हैं, कड़ी कार्रवाई की गई, पुराने मंत्रियों के खिलाफ भी, अधिकारियों के खिलाफ भी। ये अच्छे कदम भी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी प्रदेश में, वो लाई गई। उसके अलावा नया निवेश आ रहा है प्रदेश में, मेट्रो लखनऊ में लाई गई। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग अपनी गलतियों से सीख के सुधार करेंगे और 2017 में भी ऊर्जा के साथ जाएंगे, जिससे कि जनता दोबारा हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दे। लेकिन साथ ही साथ जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, ये समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं करी। रामकृपाल जी कह रहे थे कि दोनों पार्टी इसके लिए दोषी है। हमने अगर किसी वर्ग के उठाने की बात करी, सच्चार कमेटी की रिपोर्ट की, तो उसका जो है आप बराबरी इससे नहीं कर सकते कि आप घृणा फैलाएं समाज में
और सांप्रदायिक राजनीति करें। हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके विशेष ध्यान रख रहे हैं और उसी के निर्णय ले रहे हैं। इसलिए दोनों पार्टियों को एक ही साथ एक ही वाक्य में बराबर से तुलना कर देना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। उचित नहीं होगा। शहनवाज जी ये तो 2017 की बात करने लग गए अभी से। नहीं, देखिए, जो सवाल पूछा आलोक जी ने और आपने, परिवारवाद की राजनीति, भाटिया साहब पढ़े लिखे आदमी हैं समाजवादी पार्टी के, वो बातों को अच्छे से इधर से उधर कर देते हैं। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। 2 परिवार के लोग जीते, यानी ये पार्टी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एक नेहरू गांधी परिवार के 2 सदस्य जीते और मुलायम सिंह परिवार के सदस्य जीते। तो ये 2 पार्टियां नहीं हैं, 2 परिवार हैं और ये दोनों परिवार मिलकर एक भी सीट नहीं जीता सके। तो परिवारवाद की राजनीति का तिरस्कार किया वहां की जनता ने। ये जरूर इस बार जीत गए हैं और जो जीत जाए उस पर कोई ज्यादा डिबेट नहीं करना है, लेकिन परिवारवाद की जो राजनीति हावी है और उसका असर वहां के शासन पे भी होता है। और यही वजह है कि आज अमित शाह जी ने कहा कि जो परिवारवाद की राजनीति को वहां की जनता ने पूरी तरह ठुकराने का काम किया है। 2017 की जहां तक बात है, पहले भी मुलायम सिंह जी की सरकार बहुत खराब थी तो हमको मौका मिलना था, हमें नहीं मिला, मायावती जी आ गई थी और फिर मायावती जी की सरकार ये बहुत खराब बता रहे हैं तो इनको मौका मिल गया। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने एक जनमत संग्रह लोकसभा के वक्त में कर दिया कि 80 में 73 सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ दे दिया और ये संदेश चला गया कि जब भी चुनाव होंगे तो जिम्मेदारी हम लोगों के सर आनी है। मैं तो दीपक जी समझ रहा था कि आज इस पर डिबेट होगी कि पहले कई 2-3 डिबेट मैंने देखी जिसमें कहा प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री दंगे हो रहे हैं उस पर बोल क्यों नहीं रहे। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा स्वीकार नहीं है। कितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, अपने वर्कर को कहा कि हमारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने जो आज बातें कही हैं वो 15 अगस्त को लाल किले से जो बातें कहेंगे उस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ये नहीं होता है संगीत सॉन्ग को पहले कह देते हैं विरोधी हैं और हम दिन कहें। मैं दीपक जी जवाब देना चाहूंगा। कोई किसी का अपराध साबित न हो, समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के लोग कह दें और हम मान लें, हम कह रहे हैं अखिलेश यादव और आजम खान जिम्मेवार है, ही पार्टी के जो नेता नाम भी लीजिए ना। सिर्फ आप संगीत कहना चाहिए कि वो संगीत चला देते हैं ना कराएं। हमारा कहना है उन पे क्या टिप्पणी करी आज एक एक करके गौरव भाई, एक एक करके उन्होंने ये कहा कि संगीत। अब देखिए, पहले मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने ये कहा जी आप बोलिएगा ना, आप जब बोले तो आपके पूरे प्रवचन में मैं नहीं बोला। कार्रवाई होगी, क्या ये गलत है? मैं कह रहा हूँ ना कि आप जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो फिर चलेगी बहस ऐसे ही। मेरी आवाज भी कमजोर थोड़ी है, मैं खूब बहस कर लूंगा। शाहनवाज जी कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ जब आप बोले तो मैं संयम से सुना आपकी बात को। शाहनवाज जी, मैं एक बात, आप परिवारों की बात की तो मैं एक बार, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे इन 2 परिवारों ने एक को नहीं जिताया, ऐसे ही संघ परिवार और जैसे कहते मोदी जी के नेतृत्व के रहते हुए एक मुस्लिम, एक अल्पसंख्यक नेता और आप जैसे नेता को भी जिताने में परिवार ने ताकत नहीं लगाई, ऐसा भी कहीं न कहीं लोगों को तकलीफ होती है। आपको नहीं लगता कि संघ परिवार ने भी ऐसा समर्थन नहीं किया कि हमारे साथ ऐसे अल्पसंख्यक भी साथ आ जाएं इस चुनाव में, इस बहुमत के साथ? और आगे क्या आपको ऐसी उम्मीद है कि ये परिवार, चलिए मुलायम का परिवार मुस्लिम को जिताता है, कांग्रेस का परिवार जिता नहीं पाता है, लेकिन वो आजम खां को जिता लेते हैं, आप क्या एक शाहनवाज हुसैन को जिताने के लिए भी संघ परिवार साथ नहीं दिया? बीजेपी के लोगों ने ही आपके लिए नीचे बारूद लगा दी, उनको संघ परिवार ने नहीं रोका? नहीं आलोक जी, आप तो बिहार में रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। बिहार को अच्छी तरह से समझते हैं और मैं आपको कहूं कि पूरी पार्टी ने ताकत लगाई तभी तो मुझे 3,58,000 वोट आया। हमारे और 5-6 उम्मीदवार अकलियत से खड़े थे तो वो तो बहुत कम वोट उनको आए थे अलग राज्य में।
लेकिन मुझे पहले से 1.5 लाख वोट ज्यादा आए। लेकिन वो जो फेज है, कई बार देश में चर्चा होती है, हम कहते हैं हम 7 सीट दिल्ली की जीत गए, लेकिन बिहार में जो 24 तारीख को चुनाव हुआ, जो 7-8 सीट थी और 2 सीट झारखंड की, उसमें 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती और हमारे 5 सीटिंग एमपी हारे हैं। हम भी उसमें थोड़ा कम वोट से, लेस देन 1% वोट से हारे। तो वो मैं अपनी गलती मानता हूं, क्योंकि जब हम जीत जाते तो मैं कह देता कि मैं जीता हूं, और हार गया तो वो मैं अपने विचार परिवार पर या भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर इल्जाम आयद किया जाए, ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि कोशिश बहुत हुई। खुद नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आए थे और कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलिए विधानसभा में आ जाएगा, कोई ना कोई बेवफा जरूर हुआ है। दीपक जी हम कुछ गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं। वोट मुझे कम मिला होगा और वो मेरी हार का एक वजह बन गया होगा। मेरे साथ मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं वहां की भागलपुर की जनता ने 2 बार मुझे जिताया भी है। इस बार बहुत कम वोट से मैं रह गया हूं, लेकिन ये मैं अपनी कमी के कारण रहा हूं, न कि मेरी पार्टी या संघ परिवार के लोगों ने कोई वहां मुझे हराने का काम किया। ये सही नहीं मानता मैं। मीम अफजल साहब, कांग्रेस का सफाया करना चाहती है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस का भी सफाया नहीं हुआ, सफाये की जरूरत है अभी, तो कांग्रेस का सफाया कर पाएगी बीजेपी? 14 राज्य में कहा नहीं, उसमें कहा 14 राज्य में कांग्रेस नहीं है, ये कहा है। नहीं, उन्होंने कांग्रेस का सफाया करने की बात की। कांग्रेस सफाया नंबर 2 भारत को, हाँ 14 में कर लिया, बाकी जगह कांग्रेस मुक्त भारत। उन्होंने कहा कि अभी सेंटर में हमने कांग्रेस मुक्त किया है, अब तमाम स्टेट से भी उसको कांग्रेस से मुक्त करेंगे। तो मेरे ख्याल में जितना गुरूर और घमंड इनका दिखाई दे रहा है, उसका इलाज तो हमारे पास नहीं है फिलहाल कि इनकी जबान पर हम कोई लगाम लगाएं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी डिबेट में सुन रहा था, ये एक एहसास हुआ, अगर शाहनवाज भाई ना बैठे होते यहाँ पर, कोई दूसरे प्रवक्ता बैठे होते, तो अब तक उन्होंने झड़ी लगाई होती अपीजमेंट की और तुष्टीकरण का इल्जाम लगाने की, मुलायम सिंह पर भी और कांग्रेस पार्टी पर भी। लेकिन इत्तेफाक से चूंकि शाहनवाज साहब बैठे हैं, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाया उत्तर प्रदेश में। दीपक जी, मेरे ख्याल में इस पर बहस बिल्कुल फजूल है कि आप बार बार इन्हें याद दिलाएं कि आप दंगे कराते हो। पूरा भारत जानता है, पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु मनाफरत फैलाना, दोनों को डिवाइड करना, देश को बांटना और अकलियतों के खिलाफ अक्सरियत को डराना, ये इनकी पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु है। और मुझे हैरत होती है कि जब ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने आज बहुत कुछ कह दिया कि डेवलपमेंट के लिए अमन होना बड़ा जरूरी है। ये डेवलपमेंट के लिए अमन नहीं चाहते, ये पूरे भारत पर अपना कब्जा चाहते हैं। और उसके बाद हिंदू है, हिंदू नहीं, एक मिनट अजय गौतम जी, मुझे शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि अमृतानंद सरस्वती जी से सवाल पूछना पड़ेगा। अमृतानंद सरस्वती जी, बताइए इसका जवाब। कुंभ में स्नान करवाया था इलाहाबाद के अंदर, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। गंगा पवित्र नहीं हुई तब, वो तो हिंदू महिला ने साहब। हम जरूर, अच्छा, हम जरूर गवाह बताएंगे। इसलिए आप एक काम करो, जो हमसे पूछेगा वो देखता है, वो आपको समझ में नहीं आता, वो हिंदू धर्म नहीं है। किसने कहा रही है? अरे ये बात सुनिए, अमृतानंद जी की सुन लेते हैं। अमृतानंद जी बताइए। चरित्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आस्था की बात है। हम बता रहे, आप हल्ला कर रहे हैं, कैसे बता रहे? नहीं, आप बताइए, कुछ शांत रहना चाहिए ना आपको। महाराज जी प्लीज बताइए। महाराज जी, आप अजय गौतम जी को चुप करा लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अरे कोई बात करना नहीं चाहिए, हम बता रहे हैं। बात तो करेंगे। पूरा जगत में सब लोग सनातन धर्मी ही है। बीच में इन लोगों का नया मत में जुड़ गए, वो नया मत के जुड़ने वालों का फिर हिंदू मत में लाना, अकेला वो मत को छोड़ना ही चाहिए। जब जो आदमी
इनका पुराना मत छोड़ेगा तब वो सनातनी ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन साई मरने के तक अल्लाह अल्लाह छोड़े ही नहीं है, राम राम कभी बोले ही नहीं, इसलिए वो मरने के तक साई ही था, इसलिए वो कब्र ही है, वो समाधि नहीं है, वो पूज्य स्थान नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं सोनिया जी वो ईसाई और स्वरूपानंद जी कहते हैं ये ईसाई कैसे हो गई फिर, और बातें हैं कि पुण्यात्मा ये भी बताते हो कि वो सनातन में आई और चली गई हो। लेकिन प्रश्न ये है कि वो उसका हक है, अभी उनकी भक्त सोनिया वोट करने का हक है, सबको हक है, सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का इस देश में हक है। आपकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी दाएं बाएं होती है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि राजीव गांधी की और सोनिया गांधी की शादी पंडित गिरधारी लाल गोस्वामी जी ने करवाई थी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, नहीं तो आप बताइएगा कि अगर गिरधारी लाल और हिंदू पद्धति से शादी हुई उसमें उच्चारण हुआ था, और जब हिंदू पद्धति से शादी होती है तो उसकी कंडीशन है कि दोनों हिंदू होने चाहिए। तो इसलिए सोनिया गांधी जो है वो वो तो हिंदू है। चर्च को बिरला मंदिर के ये जो गोल मार्केट का चर्च है कैथोलिक चर्च, इसमें दुनिया रोज जाती है, तो वो सारे ईसाई होगा क्या? दुनिया रोज शिरडी में जाती है, इसमें क्या बात होगी? तो शिरडी में जाके हम वही तो कह रहे हैं कि शिरडी के साईं बाबा ने सारी जिंदगी अल्लाह मालिक बोला, कभी नहीं बोला राम, कभी नहीं बोला ओम, कभी नहीं बोला साईं। तो आप काय को सनातन धर्म के अंदर अल्लाह मालिक को घुसा रहे हैं? क्यों आप पहले 700 साल की गुलामी जो है मुगलों की देख लिया, अब और क्यों चाहते हैं 700 साल की गुलामी इसलिए हुई कि हमारे धर्माचार्यों ने देश को बांटा, भेदभाव किया, और आज भी समझ में नहीं आ रहा कि देश को एक करने के लिए संतों को एक होना चाहिए, एक धर्म की स्थापना भी बोलते थे, इस देश वो ईश्वर भी बोलते थे, खाली अल्लाह मालिक नहीं बोलते थे, ईश्वर भी बोलते थे कि सभी का ईश्वर मालिक है। आप अल्लाह लेके मत बोलिए, आप धर्म देश में रहते हैं। बड़ी बहस में मेरे पास इतना ही वक्त है, बड़ी बहस में मेरे पास इतना ही, बड़ी बहस में मेरे पास इतना ही। दीपक जी मैं बताना चाहती हूँ, आप हिंदुओं की भावना को भड़का रहे हैं, धर्म में कोई विसंगति वो आपको नहीं करना चाहिए, हिंदू कभी टूटे नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बड़ी बहस में मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे इस बहस को यहीं पर रोकना होगा। बड़ा सवाल यह है कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने शिरडी जाना तय नहीं किया है, अभी उन्हें सिर्फ आमंत्रण मिला है, लेकिन उसके बाद भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने ये पूरा का पूरा पंडोरा बॉक्स खोलकर आखिर क्या साबित करने की कोशिश की है, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये भी चर्चा का विषय आने वाले समय में जरूर बनेगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।